नेपाल है तो नेपाल में इसका विस्तार है, फिर सिक्किम है, भूटान है और अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी अभी मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में इसका मैक्सिमम विस्तार है। तो चलिए थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए ये पीर पंजाल श्रेणी मैंने आपको बताई है ना। तो देखिए ये टुकड़ों में है ना। इसकी जो सबसे पहली श्रेणी है इसका जम्मू कश्मीर में विस्तार, जैसे हम पीर पंजाल बोलते हैं। फिर एक और सेकेंड श्रेणी है, इसको धौलाधर श्रेणी बोलते हैं, जो कि मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में है। फिर एक और यहाँ पर है, आप यदि नेपाल में देखेंगे तो महाभारत श्रेणी उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ना। इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ पर है? राजस्थान में। थोड़ा मैप में हम देख लेते हैं। देखिए ये अरावली है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? गुजरात में है और मुख्यतः राजस्थान में है। इसके अलावा हरियाणा तक ये जाती है और दिल्ली में भी इसका कुछ हिस्सा है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर है। 1722 मीटर इसकी हाइट है। तो इसकी हाइट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहीं पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी यहीं पर स्थित है। तो ये सारे पॉइंट अलग से मैंने आपको बताए हैं, याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? तो नीलगिरी का विस्तार कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है ना। देखिए 3 राज्यों में मुख्यतः इसका विस्तार है। थोड़ा मैप में देख लेते हैं। एक तमिलनाडु है, केरल है और इसके अलावा कर्नाटक है ना। देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पश्चिम, इस प्रकार से पश्चिमी घाट फैला हुआ है ना, इस प्रकार से ये। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूर्वी घाट है, इस प्रकार से फैला हुआ है। तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है वहाँ पर ही नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है ना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है? अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। थोड़ा देख लेते हैं, अन्नामलाई पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर है? मुख्यतः तमिलनाडु में इनका विस्तार है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। तो थोड़ी चलिए इसको हम मैप में देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैप है इंडिया का। तो यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी फैली हुई है, मुख्यतः मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है ना। यहाँ से अमरकंटक, जो कि सतपुड़ा का ही पूर्वी विस्तार है ना, मेकाल श्रेणी हम बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और यहीं से एक बैतूल जिले से ताप्ती नदी निकलती है। दोनों नदियां ही भ्रंश घाटी में बहती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है ना। इनके मध्य कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? तो जो नंदा देवी पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में स्थित है। मैप में देख लेते हैं। तो देखिए नंदा देवी है ना, इसकी हाइट कितनी है? 7817, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है और इसकी हाइट भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है ना। तो देखिए लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश, ये पहला आंसर ही गलत हो जाएगा है ना। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। जोजिला जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही है। नाथुला सिक्किम में है, ये भी बिल्कुल सही है। और शिप्कीला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है ना। उत्तर प्रदेश जो लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। 3 दर्रे हैं उत्तराखंड में, एक है माना, एक है नीति और एक है लिपुलेख। ये 3 दर्रे कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी, सियाचिन जो ग्लेशियर है ना, ये सबसे बड़ा हिमनद है। थोड़ा हम देख लेते हैं, इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं यहाँ पर। एक है सियाचिन, करीब 76 किलोमीटर लंबा या फिर बड़ा है ये। एक है बियाफो ग्लेशियर जो कि करीब 59 किलोमीटर बड़ा है। एक है हिस्पर ग्लेशियर जो करीब 61 किलोमीटर बड़ा है। और एक है बालतोरो ग्लेशियर या फिर बालतोरा ग्लेशियर जो कि करीब 58 किलोमीटर लंबा है ना। ये दोस्तों जितने भी ग्लेशियर यहाँ पर आप लद्दाख वाला एरिया देखेंगे या फिर पीओके वाला एरिया देखेंगे, यहाँ पर सारे स्थित है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप सियाचिन देख रहे हैं। सियाचिन के बारे में आप पहले भी जानते ही होंगे कि 1984 में यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा यहाँ पे पाकिस्तान को खदेड़ा गया था ना। और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं युद्ध जैसी कंडीशन बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो कब या फिर किस युग में हुआ है इसका निर्माण? तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है। देखिए, यदि आप भारत को देखेंगे तो जो ये दक्कन का पठार वाला एरिया है ना, मालवा का पठार वाला एरिया है, ये पूरा बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानें कहाँ बनती हैं? जहाँ पर भी लावा लावा दूर तक फैलता है और फिर वो ठंडा होकर के जमता है, तो वहाँ पर हमेशा बेसाल्ट चट्टानें हमें देखने को मिलती है ना। तो इसका निर्माण कब हुआ था? क्रिटेशियस युग में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है दोस्तों, ये इसका विस्तार कहाँ तक होता है? 12 समुद्री मील तक इसका विस्तार होता है। तो थोड़ा हम इसको और डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले होती है 12 समुद्री मील तक, कौन सी होती है? प्रादेशिक समुद्री सीमा या फिर टेरिटोरियल सी, है ना। इसे हम क्षेत्रीय सागर भी बोलते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में भारत का या फिर उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है। अगली बाउंड्री होती है दोस्तों 24 समुद्री मील तक, जिसे हम बोलते हैं समीपस्थ मंडल या फिर कंटेजियस जोन, है ना। तो ये दूसरी सीमा रेखा होती है। इस पर क्या कौन कौन से अधिकार होते हैं? भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर समस्त वित्तीय अधिकार होते हैं ना। मतलब इस एरिया का जो भी साफ सफाई होगी, है ना। इसके अलावा जो सीमा शुल्क, यदि कोई यहाँ से जहाज वगैरह गुजर रही है तो उससे हम सीमा शुल्क वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा अगली बाउंड्री होती है 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। इस पर क्या होता है? इसमें हम वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, 12 नॉटिकल मील या फिर 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है, 24 समुद्री मील तक समीपस्थ मंडल होता है और 200 समुद्री मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि क्रेजी जी की ट्रिक आपके लिए ला रहा है लाइव क्लासेस, है ना। तो लाइव क्लासेस के लिए हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है रूट। तो रूट एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी एप्लीकेशन पर 24 मई से मैथ्स का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा 1 जून से मैं वहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारी रूट एप्लीकेशन पर। तो देखिए दोस्तों, जब आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे हैं तो और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में आपको डेली करंट अफेयर का बिल्कुल फ्री वीडियो और उसकी PDF फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। और यहीं पर आपको फ्री टेस्ट मिल जाएगा करंट अफेयर का डेली। तो ये तीनों चीज़ें आपको सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर मिल जाएंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें और एक बार विजिट जरूर कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की यदि हम बात करें तो 7516 इसकी कुल तटरेखा की लंबाई है ना। देखिए, कुल तटरेखा की लंबाई से मतलब है इसमें ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से बताया है, ये हमारी मुख्य तटीय रेखा है ना। मतलब यहाँ गुजरात से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक यहाँ पर, है ना। इसको हम बोलते हैं मुख्य तटरेखा। इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। इसके अलावा ये जो लक्षद्वीप है यहाँ पर और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यदि आप इनको भी काउंट कर लेंगे तो 7516 इसकी लंबाई हो जाती है। इसके अलावा ऐसे कितने राज्य हैं जो भारत की तटरेखा से लगते हैं? तो 9 ऐसे राज्य हैं जो कि भारत की तटीय रेखा से लगते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। तो ये 9 राज्य हैं जो कि तटीय रेखा या फिर तट रेखा से लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बैरन द्वीप है जो कि सक्रिय एक प्रकार का ज्वालामुखी है भारत का, है ना। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, लक्षद्वीप को। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, अंडमान को निकोबार से ये अलग करता है। इसके अलावा और डीप में यदि हम जाएं तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री चैनल है। थोड़ा हम देख लेते हैं मैप में। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये लिटिल अंडमान है और ये कार निकोबार है, इसके बीच में कौन सा है? ये 10 डिग्री चैनल है। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण चैनलों की मैं बात करूं तो 8 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ पर है? तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। इसके अलावा ग्रेट चैनल कहाँ पर है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा के मध्य ग्रेट चैनल है। और कोको द्वीप कहाँ है? तो कोको द्वीप जो कि म्यांमार के पास है और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको द्वीप है। तो ये सारे द्वीप और चैनल आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, ये भारत में है और कहाँ पर है ये, है ना। तो ये महाराष्ट्र का एक हिस्सा है ना, उत्तर पूर्वी हिस्से पर इसका विस्तार है। थोड़ा हम मैप में देख लेते हैं। देखिए ये पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये ठीक है। और इस हिस्से में जो रेड कलर से मैंने बताया इसे हम बोलते हैं विदर्भ। तो महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व में ये स्थित है, तो आपको याद रखना ये महाराष्ट्र का अंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे हम भारत का कोहिनूर भी बोलते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश को हम कोहिनूर स्टेट या फिर भारत का कोहिनूर भी बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोलकुंडा की खान जो यहाँ पर है, यहीं से कोहिनूर को निकाला गया था।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है ना। तो देखिए, राजस्थान का भाग सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश का भाग सम्मिलित है और हरियाणा का भाग सम्मिलित है ना। पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है एनसीआर में। तो देखिए, जो ये 3 राज्य हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तो इनके जो कुछ-कुछ ज़िले हैं वो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन-सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है ना। तो ऐसा कौन-सा राज्य है जिसकी सीमा अधिकतम राज्यों से टच होती है? तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। इसकी उत्तर प्रदेश से 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 1 अन्य देश से इसकी सीमा लगती है। थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर उत्तराखंड आपको मिल जाएगा, यहाँ हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, हरियाणा मिल जाएगा, यहाँ पर दिल्ली है राजधानी क्षेत्र है जो कि, इसके अलावा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है, और यहाँ पर उत्तर में यहाँ पर नेपाल है। तो 8 राज्यों प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश और प्लस 1 देश से इसकी बाउंड्री लगती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका आंसर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं, करीब 75 यहाँ पर जिले हैं। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। तो सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन कौन सी नदियाँ इसका निर्माण करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है सुंदरवन डेल्टा का, है ना। सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है विश्व का, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भाग